डियर फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर शरद भट्ट, इतिहास विषय में वरिष्ठ प्रवक्ता हूँ, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामनगर में। आज का हमारा विषय है रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट या शाही नौसेना के नाविकों का विद्रोह, जो कि 18 फरवरी 1946 को हुआ। और ये विद्रोह असल में ब्रिटिश शासन की ताबूत में आखिरी कील की तरह साबित हुआ। 1945-46 की सर्दियों में 3 ऐसे विद्रोह थे जिन्होंने ब्रिटिश सरकार की भारत से वापसी को लगभग तय करके रख दिया। पहला विद्रोह 1945 में आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमे को लेकर के हुआ। दूसरा 11 फरवरी 1946 को कलकत्ता में आजाद हिंद फौज के कैप्टन राशिद अली की 7 वर्ष की गिरफ्तारी के खिलाफ हुआ। और तीसरा विद्रोह 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना के नाविकों का विद्रोह था, जिन्होंने बंबई में हड़ताल कर दी। ये महत्वपूर्ण है इसके कारणों को जानना, ये क्यों हुआ, ये क्या था, ये कैसे हुआ और इसके परिणाम क्या हुए। और दिलचस्प ये भी जानना रहेगा कि तत्कालीन राष्ट्रीय आंदोलन के ध्वजवाहक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या फिर मुस्लिम लीग या वामपंथी पार्टियों द्वारा इस विद्रोह के प्रति क्या प्रतिक्रिया रही। तो आइए देखते हैं ये विद्रोह कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसमें किन किन लोगों ने भाग लिया, किन किन वर्गों का इन्हें समर्थन हासिल हुआ और राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के क्या इसके लिए रवैये थे, क्या उन्होंने समर्थन किया या तटस्थ रहे और अंततः इसके क्या परिणाम निकले। असल में रॉयल इंडिया नेवी रिवोल्ट सामान्य तौर पर शाही नौसेना के नाविकों का विद्रोह बंबई में स्थित HMS तलवार में के 11,000 लगभग नाविकों ने 18 फरवरी 1946 को अपनी मांगों को लेकर के हड़ताल कर दी। जैसा कि आपकी स्क्रीन में स्पष्ट हो रहा है, इनका नेतृत्व MS खान ने किया और मदन सिंह इस आंदोलन के उपाध्यक्ष बनाए गए। HMIS तलवार नामक जहाज जो कि बॉम्बे में था, ये विद्रोह आरंभ वहीं के नाविकों द्वारा किया गया। आखिर उनकी मांगे क्या थी? 18 फरवरी 1946 को ये जो 1100 शाही नौसेना के नाविकों ने विद्रोह किया, उनकी प्रमुख मांगे थी। एक, वो प्रजातीय भेदभाव को समाप्त करना चाहते थे, जो कि ब्रिटिश द्वारा उनके विरुद्ध किया जाता था। उन्हें हीन समझा जाता था और विशेष तौर पे ब्रिटिश अधिकारियों को ही युद्ध के समय उनकी सेवाओं के कार्यकाल के दौरान उत्कृष्टता के लिए पुरस्कृत और मेडल प्रदान किए जाते थे, जबकि भारतीय नौसेना के सिपाहियों को कोई भी मेडल या उत्कृष्टता का कोई भी पुरस्कार, भले वो कितनी उत्कृष्ट सेवाएं दें, नहीं मिलता था। दूसरा उनकी मांग अखाद्य या बेकार खाद्य पदार्थ की थी, जो खराब भोजन उन्हें दिया जाता था, खराब क्वालिटी का। तीसरा, उच्च अधिकारियों द्वारा जो उन्हें लगातार अब्यूज किया जाता था, उसके खिलाफ उनका यह आंदोलन था। और चौथा महत्वपूर्ण है एक नाविक, इनका नाम था BC दत्ता। HMIS तलवार के दीवारों पर भारत छोड़ो यानी क्विट इंडिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लिखने के कारण न केवल उनकी गिरफ्तारी हो गई थी, बल्कि उनका ट्रायल भी चल रहा था। नौसेना के शाही नौसैनिकों ने इसका विरोध किया। पांचवा, इंडोनेशिया में जो भारतीय ट्रिप नौसेना के रक्षक तैनात थे, नाविकों की मांग थी कि उन्हें वापस बुलाया जाए। तो मुख्य रूप से प्रजातीय भेदभाव, सर्विसेज, खाद्य स्तर के अलावा इसमें एक भावना और अप्रत्यक्ष थी। वो पूरे राष्ट्र में पनप रही राष्ट्रीय आंदोलन की भावना। राष्ट्रवादी आंदोलन, राष्ट्रवादी चेतनाओं ने अब इन शाही नौसेना के नाविकों को छू करके ब्रिटिश
सत्ता की सीधी मुखालफत के लिए जरूरी साहस को पैदा कर दिया और इसे इसी रूप में देखा जाना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान भर में पसरे ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह की एक संयुक्त भावना के तौर पर, हालांकि इसकी अभिव्यक्ति अलग तरह की थी। ये जो फोटो आप देख रहे हैं वो बीसी दत्ता की है, जिन्होंने एचएमएस तलवार की दीवारों पर, यानी जहाज की दीवारों पर भारत छोड़ो आंदोलन के नारे लिखे थे और इसके लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। अब दूसरा सवाल ये आता है कि नौसैनिकों का ये विद्रोह क्या केवल नौसेना के लोगों तक ही सीमित था या समाज के अन्य वर्गों ने इनको समर्थन दिया? हैरानी की बात नहीं है, इस आंदोलन को समर्थन समाज के सभी वर्गों से मिला, विशेष रूप से छात्रों, व्यापारी, आम जनों के द्वारा। शाही नौसैनिकों के विद्रोह के समर्थन में कलकत्ता और बंबई में एक तरह से ब्रिटिश विरोधी जन भावनाओं के उभार ने उन्हें पंगु कर दिया। कलकत्ता और मुंबई में मीटिंग आयोजित की गई, हड़तालें हुई, जुलूस निकाले गए और यूरोपियन पुलिस स्टेशन, शॉप्स, ट्राम डिपोट, बैंक आदि पर न केवल पथराव किया गया, बल्कि उनको रोकने की कोशिश भी की गई। यहाँ तक कि लोग झुंड बना करके सड़कों और रेलवे ट्रैफिक पर बैठ गए ताकि उसे अवरोधित किया जा सके। विरोध इतना ज्यादा बढ़ गया था कि बम्बई में इसको नियंत्रित करने के लिए, इस जन उभार को नियंत्रित करने के लिए सेना को बुलाना पड़ा। इस पूरे विद्रोह के दौरान 228 सिविलियन मारे गए और 1046 घायल हो गए। ये स्पष्ट था कि नौसेना का विद्रोह केवल और केवल नौसेना तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भारतीय जनमानस का अंग और विरोध का हिस्सा बन चुका है। व्यापक होते रहे विरोध ने एक चीज को और स्पष्ट किया कि ये विद्रोह की आंच जल्दी ही अन्य नौसेना के जहाजों और रक्षा प्रतिष्ठानों तक पहुंच गई। उदाहरण के तौर पर बंबई के बाद कराची एक दूसरा महत्वपूर्ण विद्रोह का केंद्र बना। 19 फरवरी को जैसे ही खबर मिली कराची में, तो वहां पर एक जहाज और 3 अन्य जो तटीय प्रतिष्ठान थे, उन्होंने हड़ताल कर दी। सहानुभूति इस आंदोलन के साथ दर्शाते वाली हड़तालों का क्रम अन्य रक्षा संस्थानों में, जैसे मद्रास में, विशाखापट्टनम में, कलकत्ता में, दिल्ली में, कोचीन में, जामनगर में, अंडमान बहरीन और अन्य अधीन में फैल गया। हैरान होंगे आप, 78 शिप्स और 20 रक्षा प्रतिष्ठानों, जिसमें लगभग 20,000 लोग कार्यरत थे, वो इससे प्रभावित हुए। उन्होंने कार्यों को स्थगित कर दिया। यही नहीं, केवल नौसेना ही नहीं, बल्कि जो रॉयल इंडियन एयरफोर्स थी, शाही भारतीय वायुसेना, जो कि तैनात थी बॉम्बे में, पूना में, कलकत्ता में, जैसलमेर में और अंबाला में, वहां भी इनके पक्ष में हड़तालें हुई। भारतीय युवा छात्र सबसे आगे रहे और उन्होंने अपने सैनिकों के समर्थन में बॉयकॉट कर दिया ब्रिटिश वस्तुओं का और हड़तालों और प्रदर्शनों को आयोजित किया, सिर्फ और सिर्फ नौसैनिक की नौसेना सैनिकों के साथ एकजुटता दिखाने और उनकी मांगों का समर्थन करने के लिए। ये न्यूज़पेपर्स की रिपोर्टिंग है जो दर्शाती हैं कि शाही नौसेना के समर्थन में उभरा व्यापक जन उभार इतना व्यापक और इतना संघर्षशील था कि इसने सीधे सीधे ब्रिटिश सत्ता के प्रतिष्ठानों को चुनौती दी। जिस प्रकार से इस पूरे आंदोलन में ब्रिटिश सत्ता को सीधी और हिंसक चुनौती दी गई, उसने एक बात स्पष्ट कर दी, भारतीयों के मन से ब्रिटिश का खौफ विदा हो चुका था। और दूसरा, ये ब्रिटिश के लिए काफी चिंताजनक बात थी। आखिर 1757 से काबिज भारतीय राजनीति की सत्ता पर ब्रिटिश जानते थे कि उनका आधार ताकत है, और ताकत का आशय ही था सेना, पुलिस और प्रशासन। कैसे ये संभव हो सकता है कि सेना, जिस पर कि वो इतना भरोसा करते थे, धीरे धीरे उनके ही खिलाफ विद्रोही और बगावती बनती जा रही है?
जाहिर सी बात है, ब्रिटिश सत्ता की भारत से विदा होने की तारीख को तय करने में इन विद्रोहों की निर्णायक भूमिका थी। जन समर्थन जरूर इन्हें हासिल था, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व इनके प्रति उतना सहानुभूतिपूर्ण और इतना समर्थक नहीं था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की कमान संभाल रही कांग्रेस ने इस विद्रोह को अपना समर्थन नहीं दिया। वो ये मानते थे कि आजादी के लिए भी अगर ये विद्रोह है, तो ये विद्रोह का टाइमिंग और उसकी टैक्टिक्स दोनों गलत है। इसलिए उन्होंने शाही नौसेना के नाविकों को हथियार डालने और विद्रोह के बजाय ब्रिटिश के साथ समझौता कर लेने की सलाह दी। दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्तर पर वहां विचारधारा ने कांग्रेस पर समझौता परस्त होने का आरोप लगाया और ये कहा कि कांग्रेस हमेशा से आंदोलन के संदर्भ में भयभीत रही है कि कहीं स्थिति उसके नियंत्रण से बाहर न चले जाए। और ये भी उन्होंने कांग्रेस पे आरोप लगाया कि कांग्रेस इसलिए भी डरती है इस विद्रोह का समर्थन करने में कि इन संगठित सेनाओं के अनुशासन यदि टूटेंगे तो आजाद भारत में भी ये दिक्कत कर सकते हैं। लेकिन गांधी बहुत स्पष्ट थे। गांधी का कहना था कि ये विद्रोह किसी भी राष्ट्रीय नेता और नेतृत्व की सलाह के बगैर हुआ है और अगर ये विद्रोह है तो भी इसका समय और ये गलत तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है। पूरे राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की ख्याति हिंसक आंदोलन और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हिंसा को न व्यापक स्तर की हिंसा को न उत्पन्न देने वाले आंदोलनकर्ता के रूप में रही है। लिहाजा ऐसे समय में जबकि गांधी मानते थे कि स्वतंत्रता के लिए हम नजदीक है, सीधे हिंसक संघर्ष और टकराव जरूरी नहीं। हैरानी की बात यह भी है कि मुस्लिम लीग ने भी इस विद्रोह को समर्थन नहीं दिया। राष्ट्रीय आंदोलन के अगुवा नेतृत्व में पटेल और मुस्लिम लीग के सर्वोच्च बड़े नेता जिन्ना दोनों ने नाविकों को ब्रिटिश के विरुद्ध सरेंडर करने के लिए प्रेरित किया और यह आश्वासन दिया कि ये राष्ट्रीय दल उनके ऊपर होने वाली किसी भी आपराधिक गतिविधियों से कार्यवाहियों से उनको बचाएंगे। और इस तरीके से इस आंदोलन का इस विद्रोह का पटाक्षेप हो गया। एक बात तो तय है, सीधी तौर पे नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप के इसके बड़े दूरगामी प्रभाव पड़ने वाले थे। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, मैं इसे दोहराता हूँ, सशस्त्र सेनाओं में विद्रोह लोगों के मन को और स्वतंत्र करने में सहायक सिद्ध हुआ। ब्रिटिश के खिलाफ भय की मुक्ति के लिए ये महत्वपूर्ण साबित हुआ और इस विद्रोह को इसीलिए ब्रिटिश शासन के अंत के रूप में देखा गया। ये बात सच है, इस विद्रोह ने सीधे हिंसक टकराव को ब्रिटिश सत्ता और प्रतिष्ठानों के साथ लेकर के एक चीज स्पष्ट कर दी। एक, कि भारतीय किसी भी हद तक जा सकते हैं, उनका धैर्य अब जवाब दे रहा है। दूसरी तरफ इसकी अपनी सीमाएं भी थी। इसके हिंसक टकराव ने तय किया कि इसमें एक निश्चित वर्ग ही इस विद्रोह में शामिल हो सकता है। दूसरा, इस विद्रोह की ये सीमा थी कि ये कुछ ही शहरी क्षेत्रों तक सीमित था तथा इसकी अल्पायु थी। लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण बात थी और वो ये थी कि सांप्रदायिक एकता अभूतपूर्व जो इस आंदोलन के दौरान दिखी, विशेष रूप से कलकत्ता में ही 1946 में इस विद्रोह के वापस लेते ही सांप्रदायिकता अपने चरम पे आ गई और इसी कलकत्ता में लीग के आह्वान पर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के अंतर्गत बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ। एक बात तो तय थी, राष्ट्रीय आंदोलन तमाम किस्म के आओ आरोह और अवरोह से गुजरा, लेकिन ये बात भी सच थी, ये विद्रोह दिखा रहा था कि ब्रिटिश का आखिरी किला यानी सशस्त्र सेना भी ढह चुका है। विद्रोह की चिंगारी
वहां तक पहुंच गई है। गदर आंदोलन के दौरान 1914 में भारतीय क्रांतिकारियों ने इस बात की बेतरतीब कोशिश की कि सेना में विद्रोह के माध्यम से भारत को आजाद कराया जाए, और अब उसके निर्णायक स्वर हमें शाही नौसैनिक के विद्रोह में दिखे। एक बात तय थी, ब्रिटिश सत्ता की वापसी तय थी, केवल तारीख को तय होना था, और वो भी बहुत नजदीक थी। और इस तरीके से शाही नौसेना का विद्रोह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण पड़ाव को रेखांकित करता है। थैंक यू।